चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम करनी है हमको, थोड़ा बेटर प्रॉब्लम्स। तो लास्ट आई थिंक 3 लेक्चर से हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखना सीख रहे हैं। यही सीख रहे हैं ना लास्ट 3 लेक्चर से। उससे पहले फोर्सेस को सीखा था हमने, फिर उनको अप्लाई कर रहे हैं पिछली 3 क्लासेस से। हम स्टैटिक की प्रॉब्लम्स की हमने जब चीज़ें रुकी हुई थी, और फिर डायनेमिक की प्रॉब्लम हम कर रहे हैं जब चीज़ें मूविंग हैं। तो बार बार बेटा जो बेसिक कंसेप्ट है वो है जो 4 स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है, और अगर जरूरत पड़े तो डायग्राम ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तीसरा स्टेप क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना है, और जरूरत पड़े तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है फोर्सेस को। और फिर आखिरी स्टेप, अगर स्टैटिक वाली प्रॉब्लम होगी तो फोर्सेस को इक्वेट करना है, एक तरफ की फोर्स को दूसरी तरफ की फोर्स से इक्वेट करना है, राइट की फोर्स को लेफ्ट की फोर्स के इक्वेट, अप की फोर्स को डाउन की फोर्स के इक्वेट। लेकिन हर प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम नहीं होगी, डायनेमिक प्रॉब्लम्स भी होंगी। डायनेमिक प्रॉब्लम्स में जब न्यूटन लॉ हम लिखेंगे तो सारी फोर्सेस को एलएचएस में रखेंगे, और आरएचएस में आएगा सिंगल टर्म मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्सेस जो एलएचएस में रखेंगे विथ साइन रखेंगे, ट्रीटिंग विच डायरेक्शन एज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली प्रॉब्लम। तो आखिरी क्लास में जो प्रॉब्लम किया था एंड में उसी जैसी है, बट उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग मतलब धागा, मतलब वो मासलेस था। लेकिन इस बार 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक 5 kg का है, एक ब्लॉक 3 kg का है, और दोनों के बीच में स्ट्रिंग नहीं है। दोनों के बीच में एक रोप है, रस्सी, विच इज नॉट मासलेस। उसका खुद का मास क्या दिया हुआ है बेटा? 2 kg। तो इस बार 3 चीजें हैं हमारे सिस्टम में, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सिस्टम में। 5 kg का ब्लॉक, 3 kg का ब्लॉक एंड 2 kg की रोप। अब हम क्या कर रहे हैं? हम F0 फोर्स लगा रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक पे। 5 kg के ब्लॉक को F0 फोर्स से ऊपर की तरफ को खींच रहे हैं। अब 5 kg ब्लॉक हैज अ रोप ऑफ मास 2 kg attached to its underside, and a 3 kg block is suspended from the other end of the rope. ये रोप के दूसरे एंड से 3 kg का ब्लॉक हैंग्ड है। The whole system is accelerated upward at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब पूरे सिस्टम में जिसमें 3 ऑब्जेक्ट है हमारी, पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ को एक्सलेट कर रहा है। विथ हाउ मच एक्सलेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सलेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका एक्सलेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका एक्सलेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तीनों का एक्सलेशन सेम है, होना भी चाहिए ऑब्वियसली, साथ में मूव कर रहे हैं तीनों। तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज F0? मतलब कितनी फोर्स लगा के आप इसको ऊपर को खींच रहे हैं। ठीक हो गया, F0 पता करना है। तो सिस्टम की चॉइस, सबसे पहले क्या सिस्टम चूज करना चाहिए बेटा? पूरा तीनों मिला के बेस्ट रहेगा। F0 अगर मुझे पता करना है तो बेटा जो दिमाग लगता है वो यहाँ सबसे पहले स्टेप में ही सबसे क्रिटिकल स्टेप है, सिस्टम चूज करना। तो ये मेरा पूरा सिस्टम, मैंने सिस्टम चूज कर लिया। तीनों को मिला के, दोनों ब्लॉक और रोप। नंबर ऑफ फोर्सेस बोलिए बेटा इस सिस्टम पे, नंबर बोलिए। 1 2 3 4 5 6 10, कितनी? 2। मात्र 2 फोर्सेस है। कौन कौन सी? एक ये कॉन्टैक्ट फोर्स F0 जो आप लगा रहे हैं, और दूसरा ग्रेविटी, नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटी।
ग्रेविटी की फोर्स कितनी है बेटा इस सिस्टम पे? स्मॉल जी की वैल्यू को 10 लेना है, तो 5 + 2 + 3 10 इंटू 10, तो ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है 100 न्यूटन। और एफ नॉट हम जो ऊपर लगा रहे हैं उसकी वैल्यू हमें पता करनी है, ताकि पूरे सिस्टम को कितना एक्सेलरेशन मिल जाए, कितना एक्सेलरेशन मिल जाए पूरे सिस्टम को, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल जाए। दिख रहा है? तो न्यूटन लॉ लिखना शुरू करें। डायनेमिक्स वाला, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करूंगा? अपवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट करूंगा। तो ये ए वाला पार्ट पता करने के लिए भाई दो फोर्सेस हैं सिस्टम पे, ऊपर को F0 और नीचे को 100, और एक्सेलरेशन भी ऊपर को दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलना शुरू करिए बेटा न्यूटन लॉ। F0, बोलिए, F0 - 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू 2 है, तो न्यूटन लॉ लिखें तो अपवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट करना है, तो F0 पॉजिटिव बट 100 नेगेटिव, डाउनवर्ड है 100, इज इक्वल टू मास है 10 और एक्सेलरेशन है 2। पता चल गई F0 की वैल्यू कितनी आ गई? F0 की वैल्यू 120 न्यूटन। ये तो आसान पार्ट था, ये इजी पार्ट था। आई थिंक इसमें किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। F0 आ गया 120 न्यूटन। मतलब आप 120 न्यूटन फोर्स लगा के इस सिस्टम को ऊपर की तरफ को खींच रहे होंगे, तो पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ को जा रहा होगा कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगले पार्ट इंपॉर्टेंट है। बी वाला भी आसान है वैसे। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप? नेट फोर्स, हाँ, गलत। नेट फोर्स किस पे पूछी है? रोप पे। नेट फोर्स क्या पूरे सिस्टम पे पूछी है? हाँ, रोप का मतलब ये ना भाई, केवल ये है रोप। दिख रही है रोप जो 5 kg के ब्लॉक को 3 kg के ब्लॉक से कनेक्ट कर रही है? केवल ये है बेटा रोप। दिख रहा है ना? ये इस पर लगने वाली नेट फोर्स पूछ रहा है बेटा। नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। होता है नहीं होता है? नहीं, मास कितना है उसका और एक्सेलरेशन कितना उसका? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितनी है रोप पे? नेट फोर्स ऑन द रोप, नेट फोर्स ऑन द रोप will be equal to mass of rope into acceleration of rope. Mass of rope is 2 kg, acceleration of rope is 2 meter per second square, so 2 into 2, so net force on the rope is what beta? 4 newtons upward, 4 newtons upward। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस रोप पे टोटल कितनी फोर्सेस हैं? काउंट करके बताइए। 1 2 3 4 5 6। रोप को, केवल रोप को देखें, केवल रोप को देखें तो रोप पे टोटल कितनी फोर्सेस हैं? 3। 3 फोर्सेस हैं। कैसे काउंट किया हमने? 3। बाउंड्री कितनी जगह कट हो रही है? 2 जगह, तो 2 जगह तो कांटेक्ट फोर्स होगी और एक ग्रेविटी। ये समझ रहे हैं? टॉप ऑफ द रोप पे टेंशन होगी, बॉटम ऑफ द रोप पे भी टेंशन होगी। और टेंशन किस तरफ लगती है? अवे फ्रॉम द बॉडी। बताइए, टॉप ऑफ द रोप पे जो टेंशन लग रही होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। बॉटम ऑफ द रोप पे जो टेंशन लग रही होगी
डाउनवर्ड, और खुद ग्रेविटी डाउनवर्ड। ये समझ रहे हैं क्या? जब मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूं सेकंड पार्ट में, तो मैं एक्चुअली इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला है मैंने। ये तीनों फोर्स मिलके 4 न्यूटन होंगी ना, बट अब मैं इंडिविजुअली निकालना चाहता हूं इन फोर्सेस, समझ रहे हैं? तो अगला सवाल है, पूछा नहीं है उसने बट मैं पूछ रहा हूं सी पार्ट पे आने से पहले, व्हाट इज द टेंशन एट टॉप ऑफ द रोप एंड व्हाट इज द टेंशन एट बॉटम ऑफ द रोप? सवाल समझ रहे हैं? टेंशन एट, क्या बराबर होंगी इस बार ये दोनों टेंशन? नहीं, बराबर क्यों नहीं होंगी? बराबर क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये रोप मासलेस नहीं है। टेंशन कब बराबर होती है पूरी रस्सी में? जब वो स्ट्रिंग हो, मासलेस हो। बट क्या ये रोप, ये रस्सी मासलेस है? नहीं। तो क्या इसमें हर जगह टेंशन सेम होगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो बी पार्ट का ही एक्सटेंशन है, बी पार्ट का ही एक्सटेंशन है। नेट फोर्स तो ठीक है निकाल ली मैंने, बट मैं निकालना चाहता हूं टेंशन एट टॉप ऑफ द रोप एंड टेंशन एट बॉटम ऑफ द रोप। ठीक है, पहले बताइए टेंशन एट बॉटम ऑफ द रोप। अब बॉटम ऑफ द रोप पे टेंशन निकालने के लिए क्या सिस्टम चूज करना चाहिए मुझे? अब बॉटम बॉटम पे यहां पे टेंशन निकालनी है ना मुझे, तो दो चॉइसेस है मेरे पास, या तो यहां से नीचे का सिस्टम चूज कर लूं या यहां से ऊपर का सिस्टम चूज कर लूं। जिस भी जगह टेंशन निकालनी है मुझे, वहां पे एक कट इमेजिन करिए, उस कट से नीचे का सिस्टम चूज कर सकता हूं या उस कट से ऊपर का सिस्टम चूज कर सकता हूं। कौन सा बेटर लग रहा है बेटा? नीचे का बेटर लग रहा है। क्यों लग रहा हो बेटर? कम फोर्सेस हैं उस पर। तो यहां से नीचे का सिस्टम मतलब 3 kg का ब्लॉक, तो 3 kg के ब्लॉक को, 3 kg के ब्लॉक को अगर सिस्टम चूज करूं, बताइए कितनी फोर्सेस 3 kg के ब्लॉक पे? 3 kg के ब्लॉक पे कितनी फोर्सेस? तो कौन कौन सी? एक ग्रेविटी उसकी खुद की और एक टेंशन। टेंशन किस तरफ लग रही होगी 3 kg के ब्लॉक पे? अपवर्ड। टेंशन 3 kg के ब्लॉक पे लग रही होगी अपवर्ड। इसको टी बी बोल देता हूं। टी बी का मतलब टेंशन एट बॉटम ऑफ द रोप। और ग्रेविटी लग रही है नीचे, कितनी ग्रेविटी? 30 न्यूटन। क्या ये रेस्ट पे है? नहीं ना। क्या टीवी 30 न्यूटन के बराबर होगी? नहीं, रेस्ट पे होता तो होती, जीरो एक्सलेशन होता तो, बट एक्सलेशन है उसमें। किस तरफ को है बेटा? ऊपर की तरफ को। और कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन लॉ बोलना शुरू करिए बेटा। टीवी -30 इज इक्वल टू एम कितना लूंगा? 3, और एक्सलेशन कितना लूंगा? 2। तो न्यूटन लॉ लिखूं तो टीवी -30 इज 3 × 2। क्या वैल्यू आ गई बेटा टीवी की? 36। व्हाट इज द टेंशन एट बॉटम ऑफ द रोप बेटा? 36 न्यूटन। ठीक हो गया। अब मैं निकालना चाहता हूं टेंशन एट टॉप ऑफ द रोप। निकालना चाहता हूं मैं टेंशन टॉप ऑफ द रोप पे। तो उसके लिए टॉप ऑफ द रोप पे अगर एक कट इमेजिन करूं, तो या तो वहां से नीचे का सिस्टम चूज करना चाहिए मुझे या वहां से ऊपर का। कौन सा बेटर लग रहा है? नीचे का। अभी भी नीचे का ही बेटर है। क्यों भाई? ऊपर का चूज करेंगे तो F0 भी लगेगी, ग्रेविटी भी लगेगी, टेंशन भी लगेगी। नीचे का चूज करूं अगर, तो केवल टेंशन और ग्रेविटी, दो ही फोर्सेस होंगी। ऊपर का चूज करके भी आएगा आंसर,
बट अभी फिलहाल मैं नीचे का चूज कर रहा हूं। इस बार क्या क्या सिस्टम में चूज कर लिया मैंने, रो प्लस 3 kg का ब्लॉक, मतलब अभी मेरा सिस्टम है 2 kg प्लस 3 kg, 2 kg प्लस 3 kg। बोले बेटा कितनी फोर्सेस, कितनी फोर्सेस, तो नाम बोलिए, ग्रेविटी एंड टेंशन। टेंशन किस तरफ लग रही है, अपवर्ड। उस टेंशन को मैं बोल देता हूं टेंशन एट टॉप, टेंशन एट टॉप ऑफ द रोप बोल देता हूं उसको। क्या वो टेंशन एट बॉटम के बराबर ही आएगी, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ग्रेविटी कितनी, ग्रेविटी बोलिए 50 न्यूटन। एक्सेलरेशन किस तरफ, अपवर्ड, जीरो तो नहीं है। कितना एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज न्यूटन लॉ बोलना शुरू करिए बेटा इसका। ET माइनस 50 इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू 2। तो क्या आ गई इक्वेशन, ET माइनस 50 इज 5 इंटू 2। प्लीज टेंशन एट टॉप की वैल्यू बताएगा कोई मुझे, 60 न्यूटन। बॉटम पे क्या टेंशन थी, बॉटम पे क्या टेंशन थी, 36 न्यूटन। टॉप पे क्या टेंशन है, 60 न्यूटन। अलग अलग है टेंशन। टेंशन कब सेम होना जरूरी है स्ट्रिंग में, जब वो मासलेस हो, तभी टेंशन हर जगह सेम होगी। बट अभी ये मासलेस स्ट्रिंग नहीं थी ना, इसलिए टेंशन अलग अलग आ रही है। दिख रहा है क्या, एक बार जस्ट सीखने के पर्पज से केवल रोप को इमेजिन करिए, रोप को अगर इमेजिन करें, केवल रोप को इमेजिन करिए, तो ये अगर मेरी रोप है, ठीक है, ये यहां तो नेट फोर्स निकाली थी जो कि सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया था। बट अब मैं इस रोप पर लगने वाली इंडिविजुअल फोर्सेस की बात कर रहा हूं। कितनी फोर्सेस लग रही हैं रोप पे टोटल, टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 3, 2 टेंशंस और 1 ग्रेविटी। जो टॉप वाली टेंशन है वो किस तरफ लग रही है रोप पे, अपवर्ड। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स, वो उसी टेंशन का थर्ड लॉ पेयर 5 kg पे डाउनवर्ड लग रहा है, लग रहा है ना। बट रोप के टॉप पॉइंट पे किस तरफ लग रही है बेटा टेंशन, अपवर्ड। ये टेंशन है टॉप हो गई। बॉटम ऑफ द रोप पे टेंशन किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड। टेंशन एट बॉटम हो गई। अभी अभी मैंने टेंशन एट टॉप एंड टेंशन एट बॉटम निकाल ली है बेटा। क्या आई थी टेंशन एट टॉप, टेंशन एट टॉप क्या निकल के आई थी, 60। टेंशन एट बॉटम क्या निकल के आई थी, 36। इसके अलावा खुद की ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी कितनी है खुद की, 20 न्यूटन। प्लीज ध्यान से नंबर्स को देखिए, 60 न्यूटन ऊपर, 36 न्यूटन नीचे एंड 20 न्यूटन नीचे। 60 माइनस 20 माइनस 36, 20 और 36 मिलके 56 हो गए। 60 माइनस 56, 4 न्यूटन। नहीं समझे, 4 न्यूटन हमने पहले नेट फोर्स पहले ही निकाल ली थी, उसके लिए मुझे इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं, वो तो 4 न्यूटन पहले ही आ गई थी। बट अगर उसने इंडिविजुअल फोर्सेस पूछा तो फिर मुझे सिस्टम बदलने पड़ेंगे, सिस्टम बदलना पड़ेगा ना। जब बॉटम पे टेंशन पूछी तो मुझे वहां के नीचे का सिस्टम चूज किया मैंने, जब टॉप पे टेंशन पूछी तो वहां से नीचे का सिस्टम चूज किया मैंने। बेटा सबसे क्रिटिकल स्टेप, बार 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 स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं इस चैप्टर में, वो है पहले स्टेप को लाइटली लेते हैं।
क्या है पहला स्टेप? चूजिंग अ सिस्टम। वही सीखना है आपको, वही सबसे ज्यादा सीखना है। न्यूटन लॉ तो लिख लेंगे, न्यूटन लॉ लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिमाग लगता है क्या सिस्टम चूज करें, उसी में सबसे ज्यादा दिमाग लगता है। हाँ, अगर आसान सवाल है तो नहीं लगाना पड़ेगा दिमाग ज्यादा, लेकिन जो बेटर क्वेश्चन होगा उसमें आपको दिमाग सबसे पहले इसी चीज में लगाना पड़ेगा कि भाई सिस्टम क्या चूज करूं। समझ रहे हैं? आखिरी पार्ट में आए। आखिरी पार्ट में क्या पूछा उसने? व्हाट इज द टेंशन एट मिडिल ऑफ द रोप? टेंशन एट बॉटम निकाली हमने, टेंशन एट टॉप निकाली। अब कहां पे टेंशन पूछ रहा है बेटा? वो मिडिल ऑफ द रोप। तो जरा इमेजिन करें मिडिल ऑफ द रोप, यहां कहीं है ना ये बीचों बीच रोप का। मिडिल ऑफ द रोप का मतलब है उसके नीचे आधी रोप है और उसके ऊपर आधी रोप है। टोटल रोप का मास 2 kg है, तो मतलब उसके नीचे 1 kg की रोप है और उसके ऊपर 1 kg की रोप है। तो टेंशन एट मिडिल निकालनी है मुझे। तो मिडिल ऑफ द रोप पे कट इमेजिन करूं एक, उस कट के या तो नीचे का सिस्टम चूज करूं या उस कट के ऊपर का सिस्टम चूज करूं। दोनों में से कोई भी चूज कर सकता हूं। कौन सा चूज करना बेटर है? नीचे का। बट अभी हम सीख रहे हैं तो मैं आपको नीचे से भी लिखेंगे हम और ऊपर से भी लिखेंगे, दोनों से न्यूटन लॉ लिखेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कौन सा सिस्टम चूज करना बेटर है। हमेशा वो सिस्टम चूज करना बेटर होता है जिसपे कम फोर्सेस लग रही हैं। तो बेटा अगर यहां मिडिल से नीचे का सिस्टम चूज करें, ये ऑरेंज सिस्टम देख रहे हैं, कितने मास का सिस्टम है ये? 4 kg। ये 3 kg का ब्लॉक एंड 1 kg का रोप। तो ये वाले सिस्टम को अगर देखें तो बताइए बेटा कितनी फोर्सेस इस सिस्टम पे? नंबर ऑफ फोर्सेस बोलिए। तो नाम बोलिए। ग्रेविटी एंड टेंशन। टेंशन को टीएम नाम दे देता हूं। टीएम मतलब टेंशन एट मिडिल। टीएम किस तरफ लगेगी इस सिस्टम पे? ऊपर को। ग्रेविटी किस तरफ लगेगी इस सिस्टम पे? नीचे। ग्रेविटी बोलिए, ग्रेविटी बोलिए, ग्रेविटी। अरे ग्रेविटी 40 न्यूटन। क्या टीएम 40 के बराबर है? हाँ भाई, सर हिला रहे हैं। हाँ, टीएम 40 के बराबर है क्या? कब होती टीएम 40 के बराबर? जब सब कुछ रेस्ट पे होता है। ये क्या रेस्ट पे है सिस्टम? किस तरफ जा रहा है? ऊपर। कितने एक्सलेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से जा रहा है ना। हाँ भाई, बोलिए बेटा न्यूटन लॉ बोलिए इसका। न्यूटन लॉ बोलिए इसका। हम्म 6 मास है, 6 मास है सिस्टम का। 4 मास है बेटा, ध्यान नहीं दे रहे हैं। आधी रोप के नीचे लिया है, तो 1 kg की रोप और 3 kg का ब्लॉक। मास कितना है सिस्टम का? 4 kg। कर सकते हैं सिस्टम चूज? बिल्कुल कर सकते हैं। सिस्टम चूज करना हमारे हाथ में होता है, हम कुछ भी सिस्टम चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सिस्टम का मास 4 kg है। न्यूटन लॉ फिर से बोलिए बेटा। ठीक हो गया? टीएम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 48 न्यूटन। ठीक हो गया? बट क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं तो एक और सिस्टम चूज करके सेम टीएम निकाल सकते हैं क्या? यहां से ऊपर का पूरा सिस्टम, ये ब्लू कलर से जो मार्क कर रहा हूं मैं, कर सकता हूं इसको भी सिस्टम चूज। मिडिल ऑफ द रोप के ऊपर का पूरा सिस्टम। बोले बेटा कितने मास का है सिस्टम? 5 kg प्लस 1 kg, 6 kg का सिस्टम है। फोर्सेस बताएंगे इस सिस्टम पे टोटल कितनी है?
फोर्सेस काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 3 नाम बोलिए उन फोर्सेस के। एफ नॉट, टेंशन एट मिडिल एंड ग्रेविटी। एफ नॉट किस तरफ लग रही है? अपवर्ड। तो एफ नॉट पता चल चुकी ना हमको। एफ नॉट कितनी थी? एफ नॉट 120। तो एफ नॉट 120 न्यूटन। ग्रेविटी किस तरफ? नीचे। कितनी है ग्रेविटी? 60। और खुद ये टेंशन किस तरफ? नीचे, अवे फ्रॉम द बॉडी। टीएम भी डाउनवर्ड। ये वाला टीएम और ये वाला टीएम क्या है एक्चुअली? ये टीएम और ये वाला टीएम क्या है? थर्ड लॉ पेयर। क्या है वो? थर्ड लॉ पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, याद है? ये टीएम को अगर मैं थोड़ी देर के लिए टीएम डैश बोल दूं तो टीएम निकल के आया था 48। टीएम डैश भी 48 ही आना चाहिए, आना पड़ेगा। नहीं आया तो मतलब कुछ दिक्कत है। एक्सेलरेशन किस तरह है सिस्टम का? ऊपर। बोलिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई न्यूटन लॉ। टीएम टीएम से शुरू करेंगे। बोलिए फिर। 120 इक्वल टू कैसे आ गया सीधे? सारी फोर्सेस एलएचएस में। बोलिए कितनी फोर्सेस हैं बेटा? तो 3 चीजें दिखनी चाहिए एलएचएस में मुझे। बोलिए। अरे टीएम डैश से क्यों शुरुआत होगी? किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे? हाँ बोलिए। हाँ, मास कितना है? 6। एक्सेलरेशन कितना है? लिखिए अपने हाथों से, निकालिए टीएम डैश। हमें आंसर बताया क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए आंसर? 48 ही आना चाहिए। बट जस्ट लिखना सीख रहे हैं न्यूटन लॉ। निकालिए अपने हाथों से टीएम डैश। बेटा बुक्स में ना न्यूटन्स लॉ 2 लाइन में लिख के खत्म हो जाएगा ना, बट हमें 4 क्लासेस लग रही हैं, अभी और लगेंगी। पूरा हफ्ता लगेगा न्यूटन्स लॉ सीखने में। इसलिए केवल ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है ना, रट्टा मारने लायक कुछ है ही नहीं। एक ही तो फॉर्मूला है ले दे के, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसे अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है ना हमको। तो अपवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, न्यूटन लॉ आएगा 120 माइनस 60 माइनस टीएम डैश शुड बी इक्वल टू 5 + 1 6 इंटू 2। तो यह आ गया 60 माइनस टीएम डैश इज इक्वल टू 12। तो टीएम डैश आ गया 60 माइनस 12, यह आया 48 न्यूटन। यहां ज्यादा मेहनत लगी ना, ज्यादा टाइम लगा नहीं लगा हमको? क्यों लगा ये वाले में ज्यादा टाइम? ज्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व थी। आंसर ये और ये सेम ही आया, आना भी चाहिए था, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में? थर्ड लॉ पेयर। बट कौन सा सिस्टम चूज करना बेटर था? नीचे वाला। ऊपर वाला भी चूज करके आंसर आ जाएगा, बट हमेशा हमारे पास चॉइस होगी। तो हम क्या सिस्टम चूज करेंगे बेटा? जिस सिस्टम पे कम फोर्सेस लग रही होंगी वो सिस्टम चूज करेंगे। दैट इज बेटर चॉइस। बढ़ो आगे। ये सवाल क्लियर है? बहुत कुछ सीखते हैं बेटा इस सवाल से। अलग अलग सिस्टम चूज करना, न्यूटन्स लॉ लिखना, फोर्सेस को देखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ग्राउंड है, स्मूथ ग्राउंड, फ्रिक्शन का कोई पंगा नहीं है अभी। एक स्मूथ ग्राउंड पे एक रॉड रखी हुई है, यूनिफॉर्म रॉड। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड। ये यूनिफॉर्म वर्ड बार बार आता है हमारी पढ़ाई में। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है उस रॉड पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर पूरी रॉड का मास m है तो आधी रॉड का मास m/2 होगा, 1/4 रॉड का मास m/4 होगा। मतलब यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन में। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब होती हैं चीजें तब मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, यूनिटरी मेथड। क्या अप्लाई कर सकता हूं, यूनिटरी मेथड। हमेशा नहीं कर सकता। कब अप्लाई कर सकता हूं यूनिटरी मेथड, जब चीजें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, समझते हैं। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो पूरी एल कैपिटल एल लेंथ की रॉड है, अगर उसका मास m होगा बेटा, तो क्या आप x लेंथ का मास बता सकते हैं। यूनिटरी मेथड दिमाग में करिए, l लेंथ का मास m है तो x लेंथ का मास क्या होगा, m/l इंटू एक्स। यूनिटरी मेथड समझते हैं, l लेंथ का मास m, तो 1 लेंथ का मास m/l, तो x लेंथ का मास m/l इंटू एक्स। ये समझते हैं भाई यूनिटरी मेथड। l लेंथ का मास अगर m है, मुझे उसी रॉड की x लेंथ का मास निकालना है, तो 1 लेंथ का मास क्या होगा m/l, तो x लेंथ का मास क्या होगा mx/, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं सवाल। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ यूनिफॉर्म रॉड। तो ये जमीन पे रॉड रखी हुई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन का पंगा नहीं है, रॉड रखी हुई है। फाइंड द टेंशन इन द रॉड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियरी का ही पार्ट है एक तरीके से, बहुत कुछ सीखेंगे इस सवाल से भी हम। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी और नॉर्मल होगी होगी बट मुझे अब वर्टिकल डायरेक्शन में अभी फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है। मैं किस डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूँ, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो केवल एक्स पर ध्यान देंगे, वाई पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बाद में पड़ेगी, बट अभी जरूरत नहीं है वाई में ध्यान देने की। तो एक्स एक्स डायरेक्शन में ध्यान दीजिए। मुझे पता क्या करना है, मुझे लेफ्ट हैंड से एक्स दूरी पे टेंशन पता करनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द टेंशन इन द रॉड एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। होगा क्या यहां, आप कैपिटल एफ लगा रहे हैं तो पूरा रॉड मूव करने लगेगा किस तरफ को, राइट साइड को, करेगा नहीं करेगा। कितने एक्सलेशन से, अगर एम मास है रॉड का, स्मॉल एम मास है अगर रॉड का, पूरा रॉड राइट साइड को एक्सलेट करने लगेगा। कितने एक्सलेशन से बेटा, पूरी रॉड का मास अगर एम है तो कितने एक्सलेशन से एक्सलेट करने लगेगा, सिंपली एफ इज इक्वल टू एम ए। एक ही तो फोर्स है, तो एफ बाई एम। तो न्यूटन लॉ पूरी रॉड के लिए लिखूं, एंटायर रॉड के लिए, एंटायर रॉड के लिए अगर न्यूटन लॉ लिखूंगा, भाई एक ही फोर्स नजर आ रही है, तो एफ शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा, एफ बाई एम, ठीक हो गया। अब मुझे पूछा क्या उसने, मुझे पूछा व्हाट इज द टेंशन इनसाइड द रॉड एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड। तो होगा क्या बेटा, मुझे बताइए, अगर मैं ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है जो कि लेफ्ट हैंड से एक्स दूरी पे है, इसके अगर राइट साइड की रॉड को इमेजिन करूं, इस डॉटेड लाइन के राइट साइड भी रॉड है और उसके लेफ्ट साइड भी रॉड है, दिख रहे हैं रॉड के दो पोर्शन। हम इमेजिनरी कट मार रहे हैं एक्स दूरी पे,
और उसके राइट का रॉड का पोर्शन है और उसके लेफ्ट का रॉड का पोर्शन है। ये राइट का रॉड का पोर्शन कितनी लेंथ का है बेटा? राइट का रॉड का पोर्शन कितनी लेंथ का है? L माइनस एक्स, और ये x लेंथ का पोर्शन है। दिख रहा है सबको? मुझे बताइए, ये जो राइट का L माइनस एक्स लेंथ का पोर्शन है, ये भी तो पूरी रॉड के साथ मूव कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? पूरी रॉड मूव कर रही है तो वो पोर्शन भी मूव कर रहा है। कितने एक्सलेशन से? F/m एक्सलेशन से। उसका एक्सलेशन भी उतना उतना ही है जितना पूरी रॉड का है। या क्या ऐसा होगा कि ये अलग मूव कर रहा होगा, ये अलग मूव कर रहा होगा? नहीं ना, पूरी रॉड एज अ सिंगल बॉडी मूव कर रही है, तो पूरी रॉड के हर पोर्शन का एक्सलेशन सेम है। मुझे बताइए, क्या इस x माइनस एल लेंथ के पोर्शन को आप धक्का दे रहे हैं? नहीं, आप नहीं दे रहे हैं। आपने तो केवल इस एंड पे फोर्स लगा दी। इसको कौन धक्का दे रहा है? कोई तो धक्का दे रहा होगा, तभी तो एक्सलेट कर रहा होगा वो। क्या इसको आप धक्का दे रहे हैं? नहीं। कौन धक्का दे रहा होगा इसको? या इस बाउंड्री के लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स किस तरफ को धक्का दे रहे होंगे उसको? राइट साइड को। दे रहे होंगे। इसको बोल देते हैं एफ एक्स। इस फोर्स को क्या बोल देता हूं? एफ एक्स। एक्स डिस्टेंस पे जो फोर्स है, ये एफ एक्स पता लगाना चाहता हूं मैं। पता लगाना चाहता हूं इस एफ एक्स को, तो क्या सिस्टम चूज कर दूं? ये जो ब्लू कलर से मार्क सिस्टम है, कर लो ना इसको सिस्टम चूज। कितनी फोर्स है सिस्टम पे? केवल एक। कौन सी? एफ एक्स या एफ? एफ एक्स। एफ एक्स अलग है, एफ अलग है ना। एफ आपने लगाई। एफ एक्स इस रेड बाउंड्री के लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स ने अप्लाई करी है एफ एक्स एल माइनस एक्स लेंथ पोर्शन पे। समझे क्या? वहीं अगर आप इस बाउंड्री के लेफ्ट वाले पोर्शन को इमेजिन करते, एक्स लेंथ के पोर्शन को इमेजिन करते, तो उस पर कितनी फोर्सेस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? तो कौन कौन सी? एफ जो आप लगा रहे हैं, और ये जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट को धक्का दे रहा होगा इसको। नहीं क्या? मान लेते हैं एफ एक्स डैश। ये एफ एक्स और एफ एक्स डैश एक्चुअली मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। होंगे क्यों भाई? थर्ड लॉ पेयर्स हैं, बट हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे, दोनों को सेपरेटली निकालेंगे। निकाल सकते हैं? पहले एफ एक्स निकालना चाहता हूं मैं। एफ एक्स निकालने के लिए ये ब्लू वाला सिस्टम ले लूं? बोलिए बेटा, कितनी फोर्सेस उस पे? मात्र एक, विच इज ओनली एफ एक्स। और एक्सलेशन कितना है उसका? ए, विच इज एफ बाई एम। एक्सलेशन मुझे कैसे पता चला? पूरा कंबाइंड रॉड को सिस्टम चूज करके। प्लीज न्यूटन लॉ बोलना शुरू करिए बेटा इसका। एफ एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट पोर्शन इंटू एक्सेलरेशन। अब सवाल है एल माइनस एक्स लेंथ का कितना मास है? तो भाई एल लेंथ का मास एम था, वन लेंथ का मास एम बाई एल हुआ। एल माइनस एक्स लेंथ का कितना मास है? एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं बेटा। तो यहां मास की जगह कितना पुट करूं? एम पुट करूं क्या? या एम बाई एल? नहीं, एम इंटू एल माइनस एक्स बाई एल। एम इंटू एल माइनस एक्स बाई एल इंटू क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है बेटा? एफ बाई एम। एम से एम
कैंसिल हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल। दिखा सबको? ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूं एफ एक्स डैश भी, एफ एक्स डैश भी निकालना चाहता हूं। उसके लिए मुझे इस बाउंड्री के लेफ्ट रॉड को सिस्टम चूज करना पड़ेगा, एक्स लेंथ की रॉड को सिस्टम चूज करना पड़ेगा। बोलिए कितनी फोर्सेस इस सिस्टम पे? दो। इस बार एक नहीं है ना, इस बार दो फोर्सेस है बेटा। एक जो आप लगा रहे हैं एफ, और एक जो ये राइट साइड वाला पोर्शन लेफ्ट पोर्शन पे लगा रहा है। तो एरोज दिखेंगे मुझे दो, एक राइट साइड को एफ, एक लेफ्ट साइड को एफ एक्स डैश। एक्सप्रेशन किस तरफ को है उसका? रेस्ट पे है क्या? किस तरफ है एक्सलेशन? राइट साइड को। बोलेंगे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन लॉ बोलेंगे, एफ माइनस एफ एक्स डैश इज इक्वल टू मास ऑफ दैट पोर्शन इनटू एक्सेलरेशन। एक्स लेंथ के पोर्शन का मास पता है मुझे, एम एक्स बाई एल। तो न्यूटन लॉ लिखें तो एफ माइनस एफ एक्स डैश इज इक्वल टू एम एक्स बाई एल इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह क्या? एफ बाई एम, एम से एम कटा, एफ एक्स बाई एल। तो एफ एक्स डैश निकालना चाहता हूं मैं, तो एफ एक्स डैश कैन बी रिटर्न एफ माइनस एफ एक्स बाई एल, एफ कॉन्स्टेंट, एफ कॉमन, तो एल माइनस एक्स बाई एल। सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है? एफ एक्स और एफ एक्स डैश की वैल्यू सेम आ रही है, आनी भी चाहिए थी। क्यों आनी चाहिए थी? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बेटा? क्या है? थर्ड लॉ पेयर है। बट कौन से वाले से निकालना इजियर था, एल माइनस एक्स को सिस्टम लेके या एक्स को सिस्टम लेके? इसमें कम मेहनत लगी ना। क्यों लगी इसमें कम मेहनत? क्योंकि कम फोर्सेस थी। इससे भी आ गया आंसर, बट थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ा हमको। बट ये थोड़ा ज्यादा लिखना, अगर सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो बहुत ज्यादा लिखना हो जाएगा। इसीलिए सही सिस्टम चूज करना आना चाहिए। जब हमारे पास चॉइस होगी तो हम क्या चूज करेंगे सिस्टम, इसमें कम फोर्सेस लग रही है। हाँ भाई ये क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है? पूरा सवाल फिर से पढ़िए। अब इस सवाल की लैंग्वेज में एक वर्ड गलत लिखा है। कौन सा वर्ड है? हाँ, क्या क्या वर्ड है? हाँ, टेंशन। ये वर्ड गलत लिखा है बेटा। गलती भी पहचानना आना चाहिए ना, कोई चीज गलत लिखी है तो जानबूझ के गलत लिखी है ताकि आप पहचाने ये गलत है। यहां रॉड के पोर्शंस एक दूसरे पर टेंशन नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मल लगा रहे हैं। टेंशन कब लगा रहे होते? थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर जब आप पुश नहीं कर रहे होते, जब आप पुल कर रहे होते। समझिए इस बात को, पुशिंग और पुलिंग समझते हैं? पुशिंग पुलिंग, बचपन में रट्टी रट्टा मारी होगी फोर्स की डेफिनेशन, नहीं मारी? क्या डेफिनेशन रट्टा मारी फोर्स की? पुश और पुल विच changes motion of the body is called force। ये क्या है? ये क्या है? पुश।
और अगर आपने F4 इस एंड पे लगाई होती राइट साइड को, तो उसे क्या बोलते तब? पुल। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। पुश जब आप कर रहे हैं रॉड को, तो आप रॉड के पार्टिकल्स को एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं, नहीं, एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल। और रिपल्शन इज नॉट टेंशन, रिपल्शन इज नॉर्मल। वहीं अगर आप ये फोर्स लगा रहे होते राइट हैंड पे, राइट साइड को खींच रहे होते, तब आप क्या कर रहे होते? रॉड को पुल। और जब आप पुल कर रहे होते, तो आप पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तब पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करने लगते? अट्रैक्ट करने लगते। एंड अट्रैक्शन की फोर्स इज टेंशन। क्या वर्ड गलत है यहाँ? टेंशन। जो डायग्राम दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग जो जो इंटरनल फोर्सेस हैं यहाँ पे, इंटरनल फोर्स का मतलब समझ रहे हैं ना? रॉड के पार्टिकल्स जो एक दूसरे पर लगा रहे हैं, दोज आर नॉट फोर्सेस ऑफ टेंशन, दोज आर फोर्सेस ऑफ नॉर्मल। टेंशन होती अगर आप पुल कर रहे होते, तब इंटरनल फोर्सेस क्या होती बेटा? अगर आप पुल कर रहे होते तब इंटरनल फोर्सेस क्या होती? टेंशन। जब आप पुश कर रहे हैं तो इंटरनल फोर्सेस क्या है? नॉर्मल। ज्यादा हो गया है? कैलकुलेशन कुछ नहीं है बेटा, केवल दिमाग लगाना है, इमेजिनेशन वाला पार्ट है केवल। पढ़ो आगे, इसीलिए डिफिकल्ट है। फिजिक्स में कैलकुलेशन वाला पार्ट आसान होता है। फिजिक्स में वो चैप्टर आसान होते हैं जिसमें भर भर के फॉर्मूले हो। फॉर्मूला वाला चैप्टर आसान होता है फिजिक्स में। दिक्कत आती है उन चैप्टर्स में जिनमें फॉर्मूले नहीं होते। तो इस चैप्टर में अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े हमने? एक। आगे जाके दो और पढ़ेंगे, बस खत्म हो गया। 3 फॉर्मूला में चैप्टर खत्म हो जाएगा, केवल 3 फॉर्मूला में। बट फॉर्मूले रट्टा मारने से नहीं होगा ना केवल। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, करें सवाल को। आसान है, अभी अभी तक जो 2 सवाल किए उनके मुकाबले बहुत इजी है कंपैरेटिवली। 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग बोल दिया तो मतलब मासलेस है, ठीक है। बोलना होता तो रोप बोलता, ठीक है। स्ट्रिंग बोल दिया तो मासलेस। ये दिख रहे हैं 2 रस्सियां, ये 2 स्ट्रिंग्स क्या है? मासलेस। ब्लॉक्स के मास दिए हुए हैं M1 M2 M3। M1 की वैल्यू दे रखी है 5 kg, M2 की वैल्यू 10 kg, M3 की वैल्यू 15 kg। दिख रहे हैं? 3 ब्लॉक, 2 रस्सियां, और एक ये जिसको आप खींच रहे हैं तीसरी रस्सी को। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन T1 एंड T2। T3 आपको दे रखी है। T3 कितनी दे रखी है? आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है? 120। अच्छा, इस बार पुलिंग हो रही है या पुशिंग हो रही है? पुलिंग। देख रहे हैं? इस बार टेंशन होगी ना, तो आपको T1 अननोन है आपका और T2 अननोन है। समझ रहे हैं क्या क्या अननोन है? ये 2 चीजें अननोन है, बट एक और चीज अननोन है जो उसने पूछा नहीं, बट आपको सबसे पहले वही निकालनी पड़ेगी, और वो है एक्सेलरेशन। तीनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे? तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम, ए और ए। तो कुछ भी निकालने से पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए। क्या सिस्टम चूज करूं एक्सेलरेशन निकालने के लिए? पूरा, तीनों को मिला के। वर्टिकल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं फिलहाल, केवल हॉरिजॉन्टल में इंटरेस्टेड हूं। फोर्स दिख रही है कितनी है? पूरे को मिला के सिस्टम ले तो मात्र एक फोर्स है, कौन सी? ये 120 न्यूटन। जल्दी से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, बोलिए। 120 इज इक्वल टू टोटल मास हो गया 20 kg ना, नहीं सॉरी 30 kg। 30 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आ गया। बट अब T1 और T2 निकालने हैं। पहले T1 निकालने की कोशिश करें। T1 निकालना है, इस रस्सी में टेंशन निकालनी है। क्या सिस्टम चूज करना चाहिए मुझे? यहां से या तो लेफ्ट का या यहां से राइट का, कौन सा बेटर है? यहां से लेफ्ट का सिस्टम बेटर है। क्यों बेटर है भाई? एक ही फोर्स लग रही है उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो T1 होगी। ऑब्वियसली किस तरफ लग रही होगी T1? राइट साइड को, तभी तो एक्सलेशन मिलेगा उसको राइट साइड को। प्लीज बोलिए, न्यूटन लॉ बोलिए बेटा इसका। T1 इज इक्वल टू M1 कितना है 5 इंटू एक्सलेशन कितना निकल के आया 4, तो T1 की वैल्यू क्या है 20 न्यूटन। आई बेटा। T2 निकालना चाहता हूं मैं, तो यहां पर बाउंड्री इमेजिन करें, कहीं पर भी कट कर लीजिए उस रस्सी को। तो उसके या तो लेफ्ट का सिस्टम चूज करूं पूरा, या उसके पूरे राइट का। कौन सा बेटर है? अभी भी लेफ्ट का, है ना? क्यों बेटर है भाई ये सिस्टम? क्योंकि एक ही फोर्स लगेगी इस पर। बोलिए इस सिस्टम का न्यूटन लॉ बोलिए। T2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इंटू ए, M1 प्लस M2 है 15 इंटू एक्सलेशन कितना 4, क्या आंसर आ गया 16। समझे क्या? ये सवाल से इजी है। पढ़ो आगे। कभी ऐसे प्रॉब्लम बोर्ड में है क्या आजकल 8 9 10 में? नहीं है, फाउंडेशन में तो कराते हैं। पढ़ो आगे। अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, और एक रोप है मास स्मॉल एम की। मतलब इस बार स्ट्रिंग नहीं है, रोप है ना, मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, मास वाली रोप है। हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ये राइट एंड ऑफ द रोप पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई जा रही है कैपिटल एफ। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द रोप एंड द ब्लॉक। आसान है बहुत। दोनों का एक्सलेशन सेम होगा नहीं होगा? इमेजिन कर पा रहे हैं? दोनों राइट साइड को मूव करेंगे, इसका एक्सलेशन अगर ए होगा तो इसका एक्सलेशन भी ए होगा। झट से ए की वैल्यू बता दीजिए। कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। क्यों ऐड क्यों हुआ? मैं पूरा सिस्टम लूंगा ना, दोनों को मिला के सिस्टम लूंगा, और न्यूटन लॉ हो जाएगा एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। ए की वैल्यू निकल के आ गई एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक हो गया? अब जो पूछा है उस पर फोकस करिए। दूसरी चीज पूछी है, नहीं, हाँ, फोर्स दैट रोप एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक। फोन साइलेंट रखिए बेटा। फोर्स दैट रोप एक्सर्ट्स ऑन ब्लॉक, मतलब इस जगह पे टेंशन बतानी है। तो यहां पर कट इमेजिन करिए, तो या तो यहां से पूरे लेफ्ट का सिस्टम चूज करना चाहिए या यहां से राइट का। कौन सा बेटर है? लेफ्ट का। यहां से लेफ्ट में केवल कैपिटल एम है, तो यहां टेंशन है, मान लेते हैं T1। क्या हर जगह टेंशन T1 ही होगी? नहीं ना। T1 निकालनी है मुझे ये। बोलिए न्यूटन लॉ बोलिए इसका। सिंपल न्यूटन लॉ है, एक ही फोर्स है, तो T1 इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। ए की जगह क्या लिख सकता हूं? एफ बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। एफ कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। क्लियर है? क्लियर है? आखिरी पार्ट में क्या पूछा है? कहां पूछी है टेंशन? मिडिल ऑफ द रोप, मिड पॉइंट ऑफ द रोप, मतलब यहां गई, मिडिल ऑफ द रोप। इसके राइट में आधी रोप है, लेफ्ट में आधी रोप है, मतलब कितने पोर्शन का मास क्या हो गया स्मॉल m/2। यहां टेंशन निकालनी है,
मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो यहां से लेफ्ट का पूरा सिस्टम इमेजिन कर लूं या यहां से राइट का। कौन सा वाला बेटर है? लेफ्ट का। क्यों है भाई लेफ्ट वाला बेटर? एक ही फोर्स है केवल। तो यहां से लेफ्ट का पूरा सिस्टम इमेजिन करूं अगर, प्लीज इस जगह टेंशन लग रही होगी राइट साइड को, इस टेंशन को T2 बोल देता हूं। क्या T2 T1 के बराबर है? नहीं, क्योंकि रोप है जिसका मास है। कब T1 T2 के बराबर होती? अगर स्ट्रिंग क्या होती? मासलेस। हाँ शुरू करें, बोलिए बोलिए। T2 इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। कितना है मास सिस्टम का? कैपिटल M प्लस m/2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलिए F/M प्लस स्मॉल m। तो T2 का फाइनल आंसर आ गया 2 M प्लस स्मॉल m इंटू F डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स M प्लस स्मॉल। बढ़ो आगे, ये हो गया। तो बेटा आज की क्लास एंड करेंगे स्प्रिंग फोर्स के इंट्रोडक्शन से। कल डिटेल में करेंगे स्प्रिंग फोर्स को। आज केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं स्प्रिंग फोर्स का। अभी तक कितनी फोर्सेस को हैंडल करना सीखा है हमने? 3 फोर्सेस। डे टू डे लाइफ में आने वाली 3 फोर्स को हैंडल करना सीखा हमने। बोलिए पहली कौन सी थी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरा फोर्स ऑफ नॉर्मल। तीसरा फोर्स ऑफ टेंशन। नॉर्मल और टेंशन की बात करें अगर, ये दोनों किस नेचर की फोर्सेस थी? नेचर जब पूछ रहा हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेचर जब पूछ रहा हूं तो 4 में से एक नाम ले सकते हैं ना, या तो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, या वीक न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फोर्स तो है नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होती। कैसी फोर्सेस होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं। नॉर्मल और टेंशन दोनों। नॉर्मल कैसी होती है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? नॉर्मल होती है रिपल्सिव और टेंशन होती है अट्रैक्टिव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स। सबसे पहली बात स्प्रिंग फोर्स के लिए लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ, स्प्रिंग फोर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ normal force and tension force. Spring force is combination of normal and tension. Spring force is combination of normal and tension. मतलब क्या है इस बात का? स्प्रिंग फोर्स कभी अट्रैक्टिव नेचर की भी होगी और कभी रिपल्सिव। नॉर्मल हमेशा कैसे नेचर की होती है? सॉरी रिपल्सिव। और टेंशन हमेशा कैसे नेचर की होती है? अट्रैक्टिव। बट स्प्रिंग फोर्स में दोनों है। कब कैसी होगी जरा समझिए इस बात को। तो होता क्या है, अगर आपने 8th 9th 10th में कभी केमिस्ट्री में बॉन्ड पढ़ा हो, बॉन्ड, बॉन्ड पढ़ा है? बॉन्ड एटम्स के बीच में बॉन्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होते हैं, पता है? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब क्या है? ये होता है ये एटम और ये एटम के बीच में एक रॉड लगी हुई है? नहीं, एक्चुअली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही होती हैं। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। होता क्या है कि
एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे एटम्स में भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो एक दूरी पे आते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, बट इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। सिमिलरली ये, तो मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। लेकिन बॉन्ड लेंथ वाली दूरी पे ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाती हैं, बैलेंस आउट। बॉन्ड लेंथ जो दूरी होती है एक ऐसी स्पेशल दूरी होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिस दूरी पे मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में लगने वाली फोर्सेस क्या हो जाती हैं, बैलेंस आउट, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। इसका मतलब नहीं है फोर्सेस नहीं लग रही है उनके बीच, फोर्सेस लग रही हैं, अट्रैक्टिव भी लग रही हैं और रिपल्सिव भी लग रही हैं, बट बॉन्ड में ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, बैलेंस आउट। लेकिन अगर आप किसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बॉन्ड लेंथ से कम कर दें तो कौन सी फोर्स डोमिनेट करने लगती है, रिपल्सिव। और बॉन्ड लेंथ से ज्यादा कर दें तो कौन सी फोर्स डोमिनेट करने लगती है, अट्रैक्टिव। क्यों भाई, बॉन्ड लेंथ पे फोर्सेस बैलेंस आउट हो रही थी, जब आप नजदीक ला रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन से। वहीं जब दूर ले जा रहे हैं तब अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांगर हो जा रहा है रिपल्शन से। समझ रहे हैं, यही खेल होता है नॉर्मल और टेंशन का। बट अब स्प्रिंग में क्या होता है, दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। अट्रैक्शन भी हो सकता है किस एक सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में रिपल्शन भी हो सकता है। तो स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग देखिए रियल लाइफ में आपने, देखिए ये स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग। तो हेलिकल स्प्रिंग इमेजिन करिए, जब आपने स्प्रिंग को ऐसे ही छोड़ दिया है तो उसने कुछ लेंथ एक्वायर करी होगी कुछ लेंथ एक्वायर। आपने कोई फोर्स नहीं लगाई है स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग ने एक लेंथ एक्वायर करी होगी, उस लेंथ को बोला जाता है नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं उसे, नेचुरल लेंथ। तो या रिलैक्स्ड लेंथ, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ की क्या खासियत है, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग का एक पोर्शन स्प्रिंग के अपने बाजू वाले पोर्शन पे नेट फोर्स 0 लगा रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा पा रहा फोर्स, क्योंकि तब गैप इतना है मॉलिक्यूल्स के बीच का कि अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस आउट हो जा रहा है। ये समझ रहे हैं क्या। अब आपने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड दीवार पे फिक्स्ड है, आपने क्या किया, इसके इस एंड को पुश कर दिया, स्प्रिंग को दबा दिया। स्प्रिंग को दबा दिया तो स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो नेचुरल लेंथ से कम हो गई। अब देख रहे हैं क्या, तो जो गैप था हेलिक्स के बीच का वो भी क्या हो चुका है बेटा, कम हो चुका है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप कम हो चुका है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बॉन्ड लेंथ से कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे, एक दूसरे को रिपेल। तो होता क्या है, जब आपने स्प्रिंग की लेंथ उसकी नेचुरल लेंथ से कम करवाई है तो स्प्रिंग का कोई पोर्शन अगर आप इमेजिन करें, स्प्रिंग का कोई पोर्शन इमेजिन करें तो इसके लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल इस पोर्शन को रिपेल कर रहे होंगे, तो किस तरह को फोर्स लगा रहे होंगे, राइट साइड को। देख रहे हैं, वहीं इसी स्प्रिंग का ये पोर्शन अगर इमेजिन करें तो उसके राइट वाले इसको रिपेल कर रहे होंगे, तो उसके राइट वाले इस पर लेफ्ट को फोर्स लगा रहे होंगे। ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को इधर धक्का दे रहा होगा और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को इधर धक्का दे रहा होगा। हर पोर्शन एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा और यही जो फोर्स है मॉलिक्यूल्स ऑफ स्प्रिंग की आपस में एक दूसरे पर, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा,
तो क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसे? स्प्रिंग फोर्स। लेकिन अभी जब कंप्रेशन में लाया हूं मैं स्प्रिंग को, कंप्रेशन वर्ड का मतलब समझते हैं? दबाना। कंप्रेशन का मतलब होता है लेंथ इज लेस देन नेचुरल लेंथ, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज लेस देन नेचुरल लेंथ। वहीं दूसरा, मैं पकड़ के क्या कर सकता हूं? इस एंड को पकड़ के राइट को खींच सकता हूं, तब स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ से क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसको बोलते हैं एलोंगेटेड स्प्रिंग या एक्सटेंडेड स्प्रिंग व्हेन लेंथ इज ग्रेटर देन नेचुरल लेंथ। जब ऐसा किया बेटा आपने, तो आपने मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो मॉलिक्यूल्स अब एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? अट्रैक्ट। तो किसी भी पोर्शन को इमेजिन करिए, अब इसके जो लेफ्ट का स्प्रिंग है, तो इसके राइट वाले मॉलिक्यूल्स इस पर किस तरह को फोर्स लगा रहे होंगे? राइट साइड को या लेफ्ट साइड को? राइट साइड को खींच रहे होंगे उसे अपनी तरफ। वहीं अगर आप ये वाला पोर्शन स्प्रिंग का इमेजिन करें, तो इस पर इसके लेफ्ट के मॉलिक्यूल किस तरह फोर्स लगा रहे होंगे? लेफ्ट साइड को। ये दोनों एक्चुअली थर्ड लॉ पेयर है। ये ऑरेंज से जो दिखाई और पिंक से जो दिखाई क्या है आपस में? थर्ड लॉ पेयर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। होगा नहीं होगा? और हम जो स्प्रिंग लेते हैं बेटा, स्प्रिंग जो लेते हैं हम, ये लेते हैं हमारे कोर्स में मासलेस स्प्रिंग ही है। मतलब जो स्प्रिंग है उसका मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल मास है। जैसे स्ट्रिंग भी मासलेस थी, वैसे स्प्रिंग भी क्या है बेटा? मासलेस। और मासलेस ऑब्जेक्ट में ना हर जगह इंटरनल फोर्स सेम होनी चाहिए। इंटरनल फोर्स हर जगह सेम होनी चाहिए। तो मतलब स्प्रिंग फोर्स हर जगह उसकी वैल्यू सेम होगी। नहीं समझे? स्प्रिंग फोर्स हर जगह पे सेम मैग्नीट्यूड की होगी थ्रू आउट द स्प्रिंग। है क्या स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स है आपस में। हाँ, अब जैसे आपका हाथ है, आपके आपने अपने हाथ से स्प्रिंग का एक एंड पकड़ा हुआ है, तो आपने उसको राइट साइड को खींचा, तो ये स्प्रिंग आपके हाथ के मॉलिक्यूल्स को फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी? किस तरफ को लगाएगी? लेफ्ट साइड को। अट्रैक्ट करेगी उसको अपनी तरफ। वहीं जब आपने अपने हाथ से दबाया था इसको, तब स्प्रिंग के मॉलिक्यूल आपके हाथ के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। तो आपके हाथ पर राइट साइड को धक्का लगेगा। अभी एक्सपीरियंस किया नहीं किया रियल लाइफ में? ये स्प्रिंग को आप दबाइए तो स्प्रिंग आप पर रिपल्सिव फोर्स लगाती है, स्प्रिंग को आप एक्सटेंड करिए तो स्प्रिंग आपके हाथ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। ये समझ रहे हैं? ये वाले केस में जब आप स्प्रिंग को दबा रहे हैं बेटा, क्या आपको कम कर दे रहे हैं स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स के बीच? स्प्रिंग फोर्स तब रिपल्सिव नेचर की है। स्प्रिंग फोर्स तब कैसे नेचर की है? रिपल्सिव। तो किसकी तरह बिहेव कर रही है तब स्प्रिंग फोर्स? नॉर्मल की तरह। रिपल्सिव ना, देन स्प्रिंग इज बिहेविंग लाइक नॉर्मल। वहीं जब आपने स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ गया, तो स्प्रिंग फोर्स कैसे नेचर की होगी? अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्या बोलते हैं हम? टेंशन। तब ये टेंशन की तरह बिहेव कर रही है। मतलब हमारी स्प्रिंग जो है वो नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई कर सकती है एंड टेंशन फोर्स भी अप्लाई कर सकती है। मतलब रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। ये समझे क्या? कब होगी रिपल्सिव? स्प्रिंग फोर्स रिपल्सिव कब होगी? जब स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ से कम है। और अट्रैक्टिव कब होगी? जब स्प्रिंग की फोर्स नेचुरल लेंथ से ज्यादा है, तब अट्रैक्टिव नेचर की होगी। क्या बात क्लियर है? तो ये हमारी स्प्रिंग फोर्स। साथ में बहुत बार सवालों में स्प्रिंग बैलेंस भी आएगा बेटा। स्प्रिंग बैलेंस देखा है कभी रियल लाइफ में आपने? ऐसे
टंगा होता है, ऊपर स्प्रिंग होती है, वो छुपी होती है। फिर यहाँ वजन डालते हैं तो वो रीडिंग दिखाता है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, किस चीज की रीडिंग दिखाता है? तो स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली रीड्स स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग बैलेंस किसको रीड करता है? स्प्रिंग फोर्स। कैसे, वो हम सीखेंगे कल की क्लास में, ठीक है।